Okay, so let us start with the introduction of our next topic, which is conservation of linear momentum for a system of particles. The principle says that when the sum of external impulses acting on the system of particles is zero, then the equation for principle of impulse and momentum would reduce to summation mi vi1 should be equal to summation mi vi2. That is, the equation says that the vector sum of linear momenta for a system of particles remain constant throughout the time interval t1 to t2, provided that there is no external impulsive force acting on the system of particle. कि हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है वो ये था, जो कहता था कि उस सिस्टम का इनिशियल इम्पल्स प्लस उसके ऊपर जितनी भी इम्पल्सेस एक्ट किए हैं इट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सो अगर हमारे पास उस सिस्टम के ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो उस सिस्टम का जितना भी इनिशियल मोमेंटम था दैट शुड बी इक्वल टू द सिस्टम्स फाइनल मोमेंटम. यानी मोमेंटम में चेंज जो चीज ला रही होती है वो इंपल्स ला रही होती है. तो अगर कोई एक्सटर्नल इंपल्स एक्ट ही नहीं कर रही उस सिस्टम के ऊपर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t1 to t2 या उस इंटरेक्शन के दौरान, तो उस सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड रिमेन कांस्टेंट throughout that interaction. So that is the conservation of momentum principle says. अब ये external impulses से मुराद क्या है? The conservation of linear momentum is often applied when particles collide or interact. जिस तरह अभी हमने बैट और बॉल का इंटरेक्शन देखा था जिसमें पार्टिकल्स कोलाइड या इंटरेक्ट हो रहे थे, उस पर हम ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल जो है वो सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एप्लीकेशन a free body diagram for the entire system should be made. By doing this, one will be able to identify the forces as creating either external or internal impulses, and thereby we can determine in what direction the linear momentum is being conserved. जब हम internal forces की बात करते हैं तो since the internal forces for the system will always cancel out, आपको याद है न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है वो बराबर होती हैं. तो इंटरनल फोर्सेस चूंकि जो भी इंपल्स क्रिएट कर रही होंगी वो इक्वल बट ऑपोजिट कोलिनियर पेयर्स की फॉर्म में होगा. दैट्स व्हाई उनका जो नेट इफेक्ट है इंटरनल इंपल्सेस का वो कैंसिल हो जाता है. इफ द टाइम पीरियड ओवर विच द मोशन इज स्टडीड इज वेरी शॉर्ट, some of the external impulses may also be neglected or considered approximately equal to zero. So forces causing these negligible impulses are known as non-impulsive forces. By comparison, forces which are very large and act for a very short period of time and yet produce a significant change in momentum are known as impulsive forces, and they cannot be neglected in the impulse and momentum analysis. क्या हम कह रहे हैं कि चूंकि टाइम पीरियड इतना शॉर्ट होता है उस इंटरेक्शन का, उस कोलिजन का, कि जनरली हमारे पास जो वेट होता है या स्प्रिंग फोर्स होती है वो जब उस टाइम से मल्टीप्लाई होती है, जिस तरह आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था, वो आपके पास इंतहाई कम अमाउंट में इंपल्स क्रिएट करती है. तो दोज फोर्सेस जो कि इंतहाई कम अमाउंट में इंपल्स क्रिएट करें वो हमारे पास नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कहलाती हैं. इसके मुकाबले में वो फोर्सेस दैट क्रिएट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंपल्स एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोमेंटम. जिस तरह बैट का इंपल्स था बॉल के ऊपर लास्ट एग्जांपल में, दैट इज एन इंपल्सिव फोर्स. सो इंपल्सिव फोर्स नॉर्मली अकर ड्यू टू एन एक्सप्लोजन और स्ट्राइकिंग ऑफ वन बॉडी अगेंस्ट अनदर, whereas non-impulsive forces may include the weight of a body, the force imparted by a slightly deformed spring having a relatively small stiffness, or for that matter, any force that is very small compared to other larger impulsive forces. So आप करते क्या हैं कि वो जो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज होती हैं उनको जनरली अपनी इम्पल्स एंड मोमेंटम एनालिसिस में शामिल नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी उन फोर्सेज को इम्पल्स एंड मोमेंटम एनालिसिस में शामिल करते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में इम्पल्स जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं. When making this definition between impulsive and non-impulsive forces, it is important to realize that it only applies during a specific time period. For example, consider the effect of striking a baseball with the bat. During the very short time of interaction, the force of the bat on the ball is impulsive since it changes the ball's momentum drastically. By comparison, the ball's weight will have a negligible effect on the change in momentum, and therefore it is a non-impulsive force and it is being neglected from the impulse and momentum analysis which we have considered earlier. कि हमने जिस तरह इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात की थी
बेसिकली बॉल के मोमेंटम में जो चेंज ला रहे हैं वो बैट का इंपल्स है रादर देन बॉल के अपना वेट जो इंपल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हमने बॉल के जो वेट की वजह से इंपल्स आ रहे हैं उसको शामिल नहीं किया था, उसको हमने एज अ नॉन इंपल्सिव फोर्स कहा था। और बेसिकली जो इंपल्स आ रहा था वो इस बैट के बॉल के इंटरेक्शन पे या स्ट्राइकिंग की वजह से जो इंपल्स आ रहा था वो इसके मोमेंटम में चेंज ला रहा था। तो प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम आप अप्लाई करते हैं ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स व्हेन दीज पार्टिकल्स इंटरैक्ट और कोलाइड। उसमें आप उस इंटरेक्शन को देखेंगे कि अगर उस इंटरेक्शन के दौरान किसी भी एक्सिस के अलोंग, बेशक वो एक्स एक्सिस, अगेन इट इज अ वेक्टर प्रिंसिपल, सो यू आर गोइंग टू अप्लाई इट अलोंग सम एक्सिस। सो जिस एक्सिस के अलोंग भी कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, उस एक्सिस के अलोंग उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाएगा। दैट इज उसका जितना भी मोमेंटम कोलिजन से या स्ट्राइकिंग से पहले था उतना ही मोमेंटम उसका कोलिजन या स्ट्राइकिंग के बाद होगा। इज द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम क्लियर टू ऑल ऑफ यू?